हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए पहले आप लोगों से माफ़ी माँग लेता हूँ। लेकिन बहुत दिन के बाद जब लौटा हूँ और उस टाइम पे क्लब फुटबॉल का कोई गेम नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा था, तो अभी हाल ही में क्लब फुटबॉल वापस से चालू होगा, ये वीकेंड से। तो उससे पहले अभी जो यूरो का ग्रुप निकला है, तो मुझे लगा कि एक ग्रुप स्टेज के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ऊपर-ऊपर ही बात करेंगे। उसके बाद अगले एक वीडियो में बनाएँगे जहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक ग्रुप को लेके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ये जो ग्रुप्स हैं वो एक बार खोल लेता हूँ और आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो ये रहा ग्रुप्स और पहले ही ग्रुप ए में जो जर्मनी है, जर्मनी में इस साल यूरो होगा, तो जर्मनी को कोई भी क्वालीफायर खेलना नहीं पड़ा। तो जर्मनी का जो फ़ॉर्म है वो हाल ही में ही ठीक-ठाक लग रहा है। जर्मनी एक रीबिल्डिंग फ़ेज़ में वापस से घुस चुका है और अभी नागलस्मैन आने के बाद जर्मनी को वापस से वो इधर-उधर थोड़ा बहुत ट्विक करके ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाए, इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं और वो चीज़ दिख भी रहा है। हालाँकि ये फ्रेंडली मैचेज़ हैं, तो लोग कहेंगे कि फ्रेंडली मैचेस ही तो है, लेकिन फिर भी फ्रांस को जर्मनी रिसेंट एक फ्रेंडली मैच में हराया 2-0 और उसके बाद कल नीदरलैंड्स को भी हराया अपने होम ग्राउंड पे, जबकि देख के लग नहीं रहा था कि जर्मनी नीदरलैंड्स को हरा पाएगा या फिर फ्रांस को हरा पाएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंडली मैच हो, जो भी हो, वो लोग मैच में अच्छा खेले। एट टाइम्स वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉमिस भी शो किए कि हाँ, वो लोग अगर चाहे तो बड़े स्टेज में कर सकते हैं अच्छा और अच्छा करना भी चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपके देश में ही ये टूर्नामेंट हो रहा है और आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी अभी मिला है कि आपको पूरा होम क्राउड का वो बैकअप मिलेगा। आपका वो होम क्राउड 12th मैन की तरह आपको सपोर्ट करेगा हर मैच में। तो मेरे ख़्याल से उनके जो टीम है, देखिए ऑन पेपर टीम तो बहुत अच्छा ही है। अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर जाएँगे, उनके एबिलिटीज़ पे बात करेंगे, उनके स्किल के ऊपर बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जर्मनी विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स। लेकिन फिर भी हम लोग को रश नहीं करना चाहिए और जितने भी जर्मन सपोर्टर्स हैं, मुझे लगता है आई एम श्योर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये रिसेंटली जैसे कि मैंने बोला कि फ्रांस के साथ भी आप लोगों को जीत हासिल हुई और उसके साथ-साथ नीदरलैंड्स को भी आप लोगों ने हराया। तो जर्मनी का जो रैंकिंग था वो बहुत ही नीचे था, मेरे ख़्याल से 16 या 17 ऐसा कुछ था। तो अभी थोड़ा बहुत रैंकिंग भी अच्छा होगा और उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट में वो लोग अच्छा कर पाते हैं, तो मेरे ख़्याल से ऑटोमेटिकली रैंकिंग भी अच्छा हो जाएगा और जो कि होना भी चाहिए जर्मनी जैसे ऐसे टीम के लिए। और वर्ल्ड फुटबॉल में जर्मनी का जो हिस्ट्री रहा है और जो सिग्निफिकेंस रहा है, वो तो बताने वाली बात कोई है नहीं नया। तो मेरे ख़्याल से जर्मनी अच्छा करेंगे। उनका अगर ग्रुप का बात करें तो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड विल बी वेरी, वेरी गुड चैलेंज, क्योंकि स्कॉटलैंड का टीम भी जो है वो अच्छा है और देखिए टीम अच्छा-बुरा ऑन पेपर में कैसा लग रहा है, हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि फुटबॉल जो है वो पिच पे जाके खेलना पड़ता है। वो पिच पे आपका वो चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है, जो आप सोच के रहे थे कि आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अगर वो चीज़ आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं और कोई छोटा टीम जिससे एक्सपेक्टेशन कम है, वो अगर अपना जो प्लान है वो एग्ज़ीक्यूट करके आपको हरा देती है, तो वो एक स्टोरी बन जाता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी किसी को हरा सकता है। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो जर्मनी, मेरे ख़्याल से स्कॉटलैंड के साथ जो मैच होगा उसमें जर्मनी जीत हासिल कर ही लेंगे और उसके साथ जर्मनी हंगरी, ये भी बहुत बढ़िया मैचअप होने वाला है, क्योंकि हंगरी जो है वो मतलब बहुत दिन के बाद हंगरी वापस से अपना जो खोया हुआ जो ताज है उसको ढूँढ रहा है और उसके लिए हालाँकि वो लोग नहीं पहुँचेंगे। हालाँकि वो लोगों से उतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो लोग सीधा सेमीफ़ाइनल या फाइनल में पहुँच जाएँ, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि 2004 पे किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रीस टूर्नामेंट जीत के निकल जाएगी, तो वो इसी तरह कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल से जर्मनी ये वाले ग्रुप में स्विट्ज़रलैंड, हंगरी और स्कॉटलैंड तीनों को ही जर्मनी को हराना चाहिए। तीनों को ही मेरे ख़्याल से जर्मनी हरा देगी ग्रुप स्टेज में और मेरे ख़्याल से जर्मनी इसमें नंबर 1 फिनिश करेंगे। 3 नंबर पे फिनिश करने वाला अ, पोज़ीशन में भी जो टॉप 4 टीम्स रहेंगे, वो क्वालीफाई करेंगे आपका राउंड ऑफ 16 के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये ग्रुप में 2nd और 3rd पोज़ीशन के लिए ऑब्वियसली तीनों ही टीम रहेंगे। मैं अगर मेरा ओपिनियन दूँ, तो मैं स्विट्ज़रलैंड और हंगरी को थोड़ा आगे रखूँगा स्कॉटलैंड के। तो देखते हैं क्या होता है। अभी अगर ग्रुप बी में चले,
तो ग्रुप बी में अगर बात करें तो ग्रुप बी एक्चुअली में जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ग्रुप बी में मेरे ख़्याल से ग्रुप ऑफ डेथ हम लोग कह सकते हैं। पहले वाला जो ग्रुप है वो तो जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड हो ही गया आपका और ग्रुप बी में देखिए स्पेन, क्रोएशिया, इटली, अल्बानिया। ओके, तो यहाँ पे स्पेन, क्रोएशिया, इटली तीनों ही बढ़िया टीम्स हैं और उसके साथ-साथ अगर ग्रुप सी में चले जाते हैं तो स्लोवेनिया, डेनमार्क, सर्बिया, इंग्लैंड, ग्रुप डी में पोलैंड, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ग्रुप ई में बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन और ग्रुप एफ में टर्की, जॉर्जिया, पोर्टुगल और आपका चेक रिपब्लिक। तो मेरे ख्याल से ग्रुप ऑफ डेथ तो आपका ग्रुप बी है। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ग्रुप डी भी होगा क्योंकि ग्रुप डी में भी नीदरलैंड्स और फ्रांस ये दोनों तो बड़े टीम्स हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ऑस्ट्रिया भी एक मतलब ज़बरदस्त चैलेंजिंग टीम है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और ऑस्ट्रिया भी अच्छा फाइट देगा। तो यहाँ पर भी ये तीनों टीम अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी ख़्याल से ग्रुप बी से अगर कंपेयर करें, तो ग्रुप बी आपका ग्रुप ऑफ डेथ होगा। हालाँकि फिर भी तीनों ही टीम स्पेन, क्रोएशिया और इटली तीनों ही आपका अगले राउंड में जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट बार जो यूरो हुआ था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे पोर्टुगल वाला जो ग्रुप था वही ग्रुप ऑफ डेथ था, लेकिन फिर भी वहाँ से जो तीनों टीम एक्सपेक्टेड थे अगले राउंड में जाने के लिए, तो वो तीनों ही टीम अगले राउंड में जा चुके थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आपका स्पेन, क्रोएशिया और इटली ये तीनों ही अगले राउंड में क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब यहाँ पे जो मेन जो चैलेंज होगा इन तीनों टीम के पास वो है कि टॉप 2 में कौन से टीम फिनिश करे। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब मैचअप्स तो बहुत बढ़िया ही है। क्रोएशिया क्रोएशिया भी नंबर 1 में फिनिश कर सकता है। आपको मालूम ही है इटली और स्पेन दोनों को ही वो हरा सकता है और स्पेन भी नंबर 1 में फिनिश कर सकता है। इटली भी कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं आपका क्रोएशिया को आगे रखूँगा स्पेन से मतलब और स्पेन को मैं 2 नंबर पे रखूँगा और इटली को मैं 3 नंबर पे ही रखूँगा। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है ये फुटबॉल है। और उसके बाद चलिए ग्रुप सी में जाते हैं, तो ग्रुप सी में स्लोवेनिया है, डेनमार्क है, सर्बिया है, इंग्लैंड है। तो ये बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप है, लेकिन उतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। हालाँकि यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड नंबर 1 पे तो फिनिश करना इंग्लैंड को चाहिए, तो वो हो भी सकता है। मुझे कैसा लग रहा है कि स्लोवेनिया अभी रिसेंटली बहुत अच्छा खेल रहा है और स्लोवेनिया आपको बहुत ट्रबल देगी। उसके साथ सर्बिया वाला मैच मेरे ख्याल से इंग्लैंड जीत जाएँगे, लेकिन डेनमार्क वाला मैच भी बहुत मुश्किल है। तो अगर इंग्लैंड 1 मैच जीत जाता है अगर इंग्लैंड 1 मैच जीत जाता है तो 3 में तो फिनिश कर लेगी, लेकिन वहाँ पे आपका गोल डिफरेंस और बाकी सारा चीज़ आ जाएँगे क्योंकि दूसरे-दूसरे भी टीम्स भी जो 3 नंबर पे फिनिश करेंगे, उनके साथ इंग्लैंड का कॉम्पिटिशन आएगा, तो वहाँ से भी इंग्लैंड निकल सकता है। और अगर इंग्लैंड का जो टीम है, ऑन पेपर जो टीम है, वो तो हमेशा वर्ल्ड चैंपियन टीम ही रहा है, ऑन पेपर अगर आप कंसीडर करो, लेकिन ऑन देयर गिवन डे वो लोग मतलब एट राइट मोमेंट पे जाके वो लोग नहीं कर पाते। तो वही बात है, तो मेरा अगर ओपिनियन माने तो ये ग्रुप में मैं 1 नंबर पे रखूँगा डेनमार्क को, 2 नंबर पे रखूँगा आपका इंग्लैंड को और 3 नंबर पे रखूँगा स्लोवेनिया को, 4 नंबर पे जाएगा आपका सर्बिया। 4 नंबर पे इंग्लैंड फिनिश नहीं कर सकता, अगर वो लोग सर्बिया से भी हार जाते हैं, तो ही ये चीज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से उतने भी खराब वो लोग नहीं होंगे क्योंकि उन लोगों के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड के पास। जैसे कि कल वाला मैच में मेरे ख्याल से सब लोगों ने जिन लोगों ने देखा है, नेट में तो वायरल हो ही गया होगा, जूड बेलिंघम का गोल जो है लास्ट मिनट में आया। तो वैसा ही बात है कि कोई भी हारा हुआ मैच इंग्लैंड लास्ट मिनट पे जीत भी सकता है। तो देखते हैं बाकी डिटेल में जब बात करेंगे हर एक ग्रुप को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे बिफोर द यूरोस तो उस टाइम पे डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल फ्लैक्स फैक्ट्स में बात करेंगे। अभी तो मतलब जो भी मन में आ रहा है वो कह दे रहे हैं कि हाँ, ये लग रहा है मुझे अंदर से, फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्रुप डी में चलते हैं, तो ग्रुप डी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया ग्रुप है और अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैं कौन-से टीम को सपोर्ट करता हूँ, हाँ, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल टीम को ही मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तो इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं खेलता, तो वर्ल्ड कप लेवल में मैं नीदरलैंड्स का सपोर्टर हूँ। मैं 1998 में वर्ल्ड कप में ही उन लोगों का
मतलब फैन बन गया, जो डेनिस बर्गकाम्प का गोल दिखा था मुझे अर्जेंटीना के अगेंस्ट में, वो क्वार्टर फाइनल जो था। तो जितने भी सारे नीदरलैंड्स के फैन्स जो यंग हैं, तो मुझसे छोटे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका वो 2010 वाला जो वर्ल्ड कप है, उस टाइम से ही फैन बने हैं। लेकिन मैं थोड़ा पुराना मतलब थोड़ा उम्र तो हो ही गया है मेरा, तो मैं 1998 से ही नीदरलैंड्स का फैन हूँ, तो हमेशा हर एक टूर्नामेंट में मैं नीदरलैंड्स फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नीदरलैंड्स अच्छा करे। लेकिन ये ग्रुप में अगर मैं मेरा बायसनेस जो है उसको साइड पे रख के बात करता हूँ, तो देखिए अगर लॉजिकली जो चीज़ होना चाहिए वो अगर होता है तो फ्रांस नंबर 1 पे फिनिश करेगा ये ग्रुप में, नीदरलैंड्स नंबर 2 पे फिनिश करेगा और उसके साथ-साथ ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे फिनिश करेगा। लेकिन अगर कोई अपसेट हो जाता है, जो कि बहुत बार हो चुका है और हालाँकि हम लोगों के साथ मतलब नीदरलैंड्स के साथ बहुत बार हो चुका है, तो मैं थोड़ा डर-डर के ही देखूँगा यूरो। हम लोग का नया कोच तो पता पता नहीं मतलब वो कैसे यूरो में वो मतलब उनका कोचिंग अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। हालाँकि नीदरलैंड्स अभी अच्छा खेल रहा है। रोमन कोमन जब आया था उसके बाद शुरू-शुरू में कुछ मैचेस में हम लोग फ्रांस के साथ ही हार गए थे कुछ-कुछ मैच और फ्रांस हम लोग का क्वालीफायर राउंड में भी फ्रांस हम लोग के ग्रुप में ही था। वो ग्रुप में तो हम लोग सेकंड में फिनिश कर लिए। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रांस के साथ मेरे ख़्याल से इन अ बिगर स्टेज लाइक यूरो नीदरलैंड्स हम लोग अगर ड्रॉ कर पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगा। अगर हरा देते हैं तो वो तो एक बढ़िया बात हो ही जाएगा, लेकिन वो उसका चांसेस कम लग रहा है मुझे क्योंकि नीदरलैंड्स में एक प्रॉपर नंबर 9 का कमी है। जो जगह जो खाली हो गया रॉबिन वैन पर्सी जाने के बाद, वो जगह अभी भी फ़िल कोई नहीं कर पाया है। वेगहर्स्ट के बारे में तो बोल ही सकते हो, लेकिन वेगहर्स्ट तो अर्जेंटीना के अगेंस्ट में भी वर्ल्ड कप में वो गोल मारा था, वो 2 क्रूशियल गोल्स। लेकिन फिर भी वेगहर्स्ट का जो मतलब क्लास है, जो एज़ अ प्लेयर जो स्टेटस है, जो स्टेचर का प्लेयर है वो सबको ही मालूम है कि रॉबिन वैन पर्सी के आस-पास का भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक नंबर 9 प्रॉपर नंबर 9 जो कि क्वालिटी भी रहे और जिसका फिनिशिंग एबिलिटी भी अच्छा रहे, तो ऐसा एक नंबर 9 लैक करते हैं। तो इसीलिए मेम्फिस डिपाई को खिलाया जाता है, कोडी गैक्पो को खिलाया जाता है और कभी-कभार मालन को खिलाया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अगर मेरा ओपिनियन दूँ, एज़ अ नीदरलैंड्स फैन्स अगर बायस होके भी मैं ओपिनियन दूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि हम लोग फ्रांस को नहीं हरा सकते। फ्रांस नंबर 1 पे ही फिनिश करेगा मेरे ख़्याल से। फ्रांस का जो क्वालिटी है मतलब हर एक टूर्नामेंट जब शुरू होता है, वो आपका वर्ल्ड कप हो या यूरो हो, ऑब्वियसली फ्रांस विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट। और उसके साथ-साथ ऑस्ट्रिया वाला जो गेम है, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गेम होने वाला है नीदरलैंड्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया वाला गेम अगर आप हार जाते हो, तो आपके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, आप पोलैंड से भी हार जा सकते हो या फिर आप पोलैंड से ड्रॉ भी कर सकते हो क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि एक बार अगर आप फ्रांस से हार जाते हो, उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ भी हार जाते हो। तो भाई बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल से उतना खराब हम लोग खेलेंगे नहीं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतना चाहिए लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी टफ टीम टू बीट राइट नाउ और राल्फ रागनिकी है ऑस्ट्रिया का कोच जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद। और मेरे ख़्याल से फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस तो 1 नंबर पे ही फ़िनिश करेंगे। फ्रांस मेरे ख़्याल से ऑस्ट्रिया, पोलैंड और नीदरलैंड्स तीनों को ही हरा के नंबर 1 में ही फ़िनिश करेंगे। उसके बाद अगर चलते अगले वाले ग्रुप में तो यहाँ पे आपका ग्रुप ई में बेल्जियम भाई बेल्जियम का लिए तो मतलब बेल्जियम के लिए तो ये वाला टूर्नामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी बेल्जियम से एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। बेल्जियम का पूरा ही जो आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो वर्ल्ड कप जीतने का या फिर आपका यूरो जीतने का, वो जो प्राइम पीरियड था, जो गोल्डन जनरेशन था, वो तो अभी नहीं रहा बेल्जियम का। हालाँकि जो नए-नए प्लेयर्स आए हैं, वो उसमें आपका लियोनार्ड ट्रोसर्ड हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस उन लोगों के पास नहीं है, बड़े टूर्नामेंट में जाके कुछ बड़ा करने का। लेकिन फिर भी पूरा फ़ोकस आपका वापस से केविन डी ब्रुयने के ऊपर ही रहेगा। तो केविन डी ब्रुयने कैसा कर रहे हैं और उसके साथ-साथ फॉरवर्ड लोग, जो फॉरवर्ड में उन लोग का खेलेंगे, मेरे ख्याल से लुकाकू ही वापस से खेलेगा। तो लुकाकू कैसा करता है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप में मेरे ख्याल से बेल्जियम ग्रुप टॉप कर जाएगी। उतना तो क्वालिटी उनके पास है। कल इंग्लैंड के साथ जो फ्रेंडली हुआ था, उसमें भी देखने को मिला कि अगर वो लोग खराब भी खेलते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। तो बेल्जियम मेरे ख्याल से नंबर 1 पे ही फिनिश करेंगे। उसके बाद स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन।
देखिए, पहली बात तो ये है कि यूक्रेन यहाँ पे आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है यूक्रेन के लिए और इसको लेके सोशल मीडिया में बहुत जगह पे यूक्रेन को प्रेज़ भी किया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए कि ऐसा एक सिचुएशन के बाद मतलब यूक्रेन वापस से एक टूर्नामेंट में आके खेलेंगे, तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेटिंग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बात है और उसके साथ-साथ ये उन लोगों के लिए ही एक बड़ा अचीवमेंट है। स्पेशली ये कंसीडर करने के बाद कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है बहुत दिन से, बहुत सालों से। तो मेरे ख़्याल से यूक्रेन भी अच्छा एक फ़ाइट देगा यहाँ पे सेकंड में फ़िनिश करने के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल से स्लोवाकिया और यूक्रेन के बीच कोई एक होगा, जो नंबर 2 में फ़िनिश करेंगे और उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि रोमानिया इस ग्रुप में नंबर 4 में ही फ़िनिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है और अभी लास्ट जो ग्रुप है, वो है आपका ग्रुप एफ टर्की, जॉर्जिया, पोर्टुगल और चेक रिपब्लिक। तो देखिए मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पोर्टुगल का कोई भी परेशानी होगी ऐसे एक ग्रुप में। वो लोग तो क्लियर फेवरेट्स है ग्रुप टॉप करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो लोग ग्रुप टॉप कर ही लेंगे। और अभी सेकंड पोज़ीशन के लिए चेक और टर्की के बीच एक अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, तो कुछ भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, टर्की भी हो सकता है। मैं तो भाई टर्की के साथ ही जाना चाहूँगा, देखते हैं, मुझे लगता है कि च टर्की अच्छा कर सकता है और जॉर्जिया एक सरप्राइज़ पैकेज है, तो देखते हैं जॉर्जिया क्या कर सकता है। देखते हैं, क्या होता है यूरोप पे और उसके साथ-साथ जितने भी टूर्नामेंट के मतलब जीतने के लिए फ़ेवरेट्स हैं, जैसे कि आपका पोर्टुगल हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ठीक है? आपका इंग्लैंड भी हो गया, इंग्लैंड को भी फ़ेवरेट्स बोलना पड़ेगा। ठीक है? तो और उसके साथ-साथ आपका स्पेन है, क्रोएशिया है और सबसे पहले जर्मनी तो आएगा ही। तो देखते हैं, इनके ऊपर अलग-अलग वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा और उसके साथ-साथ हर एक ग्रुप को लेके भी एक डिटेल डिस्कशन वीडियो मैं बनाऊँगा। बहुत सारा चीज़ बनाना पड़ेगा और मैं बनाऊँगा ऐसा तो मैं खुद को बोलता हूँ, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे साथ इतने टाइम के लिए अगर आप लोग बने हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और उसके साथ-साथ जो लोग नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ईपीएल भी वापस से शुरू होगा और बीच में तो आईपीएल चल ही रहा है, तो ये इंटरनेशनल ब्रेक खराब तो नहीं जा रहा है। हाँ, क्लब फुटबॉल मिस कर रहे हैं और स्पेशली यूनाइटेड फैन अगर हो आप मेरे तरह, तो लिवरपूल के साथ वैसा एक मैच के बाद आप चाहोगे ही कि वो फॉर्म कंटिन्यू हो और उसके लिए ये कमिंग वीक से हम लोगों का और एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएँगे, बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके और अभी जो सीज़न रिमेनिंग ऑफ द सीज़न में क्या-क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा उनसे और हम लोग एज़ अ फैन क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस पे भी बातें करेंगे और प्रीमियर लीग गेम वीक को लेके भी बात करेंगे। स्पेशली इस साल में तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया हो रहा है, तो अभी भी आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल में से कोई भी प्रीमियर लीग जीत सकता है, एटलीस्ट टेबल देख के तो वैसा ही लग रहा है, क्या होगा वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो देखते हैं, बात करेंगे और एक वीडियो बनाएँगे, बहुत जल्दी आएँगे आप लोगों के पास, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूनाइटेड वी स्टैंड।